नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के भाग 8 में मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या? वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वनों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं कुछ सामान्य बातें। मध्य प्रदेश में कुल वनों का, जो मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त हैं। कितने? 16 वन वृत्त हैं। अर्थात जो मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन हैं उनको 16 वन वृत्तों में बांट दिया गया है, जिनमें सबसे बड़ा वन वृत्त क्या है? सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है। पहला प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश में कितने वन वृत्त हैं? तो 16 वन वृत्त हैं, लोग याद रखेंगे। दूसरा ये कि सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो खंडवा है। और सबसे छोटा वन वृत्त, सबसे छोटा है ना, छोटा जो है तो कौन सा है? होशंगाबाद। सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त हैं, जिनमें सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा एवं सबसे छोटा होशंगाबाद है। ये तीन बातें, पहली लाइन में तीन बातें आपको याद करना है। क्या? 16 वन वृत्त हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? खंडवा है। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद है। ये एक लाइन में तीन बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे सर्वाधिक आरक्षित है ना, सर्वाधिक क्या है? आरक्षित वन खंडवा में एवं सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर में है। देखो, आरक्षित वन ऐसे वन है जिनमें पशुचारण एवं कटाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और संरक्षित में क्या है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ चराई एवं घास की कटाई, इसके अतिरिक्त लकड़ी की कटाई की जा सकती है, लेकिन कुछ नियमों का, शासन के नियमों कानूनों का पालन करते हुए। तो इस प्रकार से सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है? खंडवा में। एवं सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? छतरपुर में, है ना। पहली वन नीति मध्य प्रदेश में कब बनी? 1952। कब बनी? 1952, याद रखेंगे आप लोग। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब? तो 1952 में। इसके बाद नवीन वन नीति, है ना, ये आने का संभावना है कि नवीन वन नीति, है ना, नवीन वन नीति 4 अप्रैल 2005। कब? 4 अप्रैल 2005 को बनाई गई। 4 अप्रैल 2005 को नवीन वन नीति बनाई गई मध्य प्रदेश की। इसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया। देखिए, प्रकार नहीं है ये, बल्कि 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उनमें सबसे पहला आधार जो हमने रखा है वो है भौगोलिक आधार। फिर दूसरा है जलवायविक, इसको जलवायविक बोलते हैं, जलवायविक आधार भी है ये। इसके बाद प्रादेशिक आधार, है ना, जाति या प्रजाति, इसको प्रजाति के आधार पर या जाति के आधार पर बोलते हैं। शासन के आधार पर, वन विभाग के आधार पर। कितने भाग हैं, कितने आधारों पर हमने वनों को बांटा है? 5 आधारों पर। पहला भौगोलिक आधार पर, दूसरा प्रादेशिक आधार पर, तीसरा जाति के आधार पर, चौथा शासन के आधार पर, पांचवा वन विभाग के आधार पर। इसके बाद आगे सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। वनों के भौगोलिक वर्गीकरण में सबसे पहले नंबर पे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। कहाँ पाए जाते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? जो भी मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला भाग है, अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ का ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ क्या होता है आपको 100 से 150 से 50 से 100 सेंटीमीटर तक का वर्षा होती है। मुख्य रूप से इस वाले क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? 100 से 150 सेंटीमीटर। यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं ना, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद आगे इस वन में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। साल भी पाया जाता है यहाँ पे, है ना। इस वन से प्राप्त लकड़ियाँ उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी होती है। अर्थात यहाँ से जैसे शीशम की लकड़ी हो गई, सागौन की लकड़ी हो गई, नीम की लकड़ी होगी, पीपल को अगर छोड़ दें तो अभी सागौन है, शीशम है, नीम है, इनकी लकड़ियों का उपयोग हम इमारती लकड़ियों के रूप में करते हैं। इस वन का विस्तार कहाँ है? सागर है, जबलपुर में है, छिंदवाड़ा में है, दमोह में है, छतरपुर है, पन्ना, बैतूल है, सिवनी है, होशंगाबाद है, निमाड़ एवं मालवा में है। कहाँ कहाँ है? सागर है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, दमोह है, छतरपुर है, पन्ना है, फिर उसके बाद बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़ एवं मालवा के क्षेत्र में है ना। तो इतना हम याद रखेंगे
किसमें? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। किसमें? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि भौगोलिक आधार का पहला भाग है। भौगोलिक आधार पर वनों का जो हमने वर्गीकरण किया है उनमें पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद आगे दूसरे नंबर पर हम देखेंगे किस, उसी में देखेंगे कि भौगोलिक आधार पर बी नंबर का उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। उस पहले क्या पढ़ा था हमने? पर्णपाती, अब हम पढ़ रहे हैं अर्ध पर्णपाती वन, है ना। उसमें पूर्ण रूप से जो पौधे होते थे पत्ते अपना गिरा देते थे, लेकिन इसमें कुछ कुछ पत्ते वृक्ष में रह जाते हैं, आधे पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते जाते हैं। तो यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर, अर्थात नर्मदा नदी घाटी के दक्षिणी क्षेत्र में, है ना। जैसे होशंगाबाद हो गया, उसके आसपास के जो क्षेत्र हो गया, तो वहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इस वन में वनोपज एवं लकड़ी, वनोपज से तात्पर्य जैसे खैर है, खैर से कत्था बनता है, गोंद है ना, लाख है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो वनोपज कहलाती हैं, है ना। और लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है किस वन से? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। किससे? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आप लोग याद रखेंगे, 100 से 150 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद आगे इस वन में साल सागौन, इस वन में क्या होते हैं? साल सागौन, साल हो गया, सागौन, बांस, साल सागौन बांस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही कसाई, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कितने वृक्ष हैं ये? साल सागौन एवं बांस, है ना। साल सागौन एवं बांस कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के रूप में पाए जाते हैं। और इनका मुख्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? इन वन का विस्तार मंडला में है, बालाघाट में है, सीधी में है, शहडोल में है, डिंडोरी है, उमरिया है, अनूपपुर है। कहाँ कहाँ एक बार फिर से देखें? मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, है ना। तो यहाँ पे ये जो जिले दिए हुए हैं इनको आपको ऐसे याद करना है कि जो कि नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण का जो क्षेत्र है, अधिकतर वहाँ के, या तो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे, दो क्षेत्रों में 100 से 150 तक वर्षा होती है। तो उन क्षेत्रों में साल सागौन एवं बांस के सर्वाधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। आगे आगे चलते हैं। सी नंबर का देखेंगे, उसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना। शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, अर्थात बहुत ही कम वर्षा होती है। कितनी? 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों में बबूल, कीकर, हर्रा, पलास, तेंदू, है ना। शीशम भी थोड़ा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में। तेंदू पाई जाती है, पलास, कीकर, हर्रा और बबूल। सागवन, सागवन भी बहुत कम मात्रा में, शीशम और सागवन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो कटीले होते हैं। कैसे होते हैं? कटीले वृक्ष होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे? 25 से 75 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में। यहाँ पे बबूल पाया जाएगा, कीकर पाया जाएगा, हर्रा, पलास, तेंदू, शीशम और सागौन। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद करेंगे कि यहाँ पे कटीले वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में, है ना, यहाँ पाए जाते हैं। आगे इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। इस वन का विस्तार शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, निमाड़ आदि जिलों में। जैसे देखो, अगर हम मध्य प्रदेश का चित्र बनाएं, अगर मैप हम देखें मध्य प्रदेश का, तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये है ना, यहाँ का क्षेत्र जो है ये, और फिर यहाँ का यहाँ दतिया, फिर ये टीकमगढ़, फिर इधर आपका ग्वालियर हो गया, इधर आपका शिवपुरी हो गया, है ना। शिवपुरी बाद यहाँ मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, फिर यहाँ नीचे इधर साइड निमाड़ हो गया। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो जहाँ पर इस प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना। आगे इसके बाद हमारा जो भौगोलिक आधार पर विभाजन था वो खत्म होता है। इसके बाद हम अगले आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। अगले आधार पर हम पढ़ेंगे विभाजन प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। किस आधार पर? प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला हमने क्या पढ़ा था? भौगोलिक आधार पर, जिसके 3 थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद पहला विंध्यन कैमूर क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार। विंध्यन कैमूर क्षेत्र में क्या है? रीवा पन्ना का पठार है। इसके अंतर्गत दमोह, सागर एवं रीवा का क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत दमोह, सागर एवं रीवा का क्षेत्र आता है।
विंध्यन कैमूर क्षेत्र जो कि प्रादेशिक आधार पर पहला है। रीवा पन्ना का पठार, विंध्यन कैमूर जो क्षेत्र है वो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद इसके अंतर्गत दमोह सागर एवं रीवा का क्षेत्र आता, मुख्य रूप से आता है। यहाँ पे एक मैप है जिसपे हम लोग इसका जो प्रादेशिक वर्णन है उसको देखेंगे। पहला क्या था, ये रीवा पन्ना के पठार का जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे पहला विंध्यन कैमूर क्षेत्र बोले और या रीवा पन्ना पठार। फिर उसके बाद शिवपुरी है ना, मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र है। फिर ये नर्मदा घाटी के दक्षिणी वाला भाग का क्षेत्र है, ये वाला भाग है। तो ये इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। ये देखें पहला हमने देखा था उधर। इसके बाद ये यहाँ पर विरल है ना, विरल वन पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, विरल वन पाए जाते हैं, विरल वन पाए जाते हैं, अर्थात दूर दूर तक। जैसे कि एक वृक्ष यहाँ है, ये तो एक वृक्ष यहाँ है, तो एक वृक्ष यहाँ है। इस प्रकार से विरल वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ बांस, साल, सागौन, महुआ के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद हमने दूसरा जो देखा था यहाँ पर ये क्षेत्र, तो इसको पढ़ेंगे, शिवपुरी मुरैना वाला क्षेत्र। शिवपुरी और मुरैना का जो क्षेत्र है मध्य भारत का, इसको पठार भी बोला जाता है। जब हम भौगोलिक उसका वो पढ़े थे, जियोग्राफिकल डिवीज़न पढ़े थे हम उसका मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पर हमने मुरैना शिवपुरी का जो क्षेत्र था वो मध्य भारत के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे मध्य भारत लिखा है ना। इसमें मुरैना एवं शिवपुरी का क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल है। इसके अतिरिक्त आगे पीछे जैसे ग्वालियर वगैरह का भी क्षेत्र, इसमें थोड़ा बहुत दतिया का क्षेत्र आता है, लेकिन मुख्य रूप से मुरैना एवं शिवपुरी क्षेत्र सम्मिलित है। मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है ना, 75 सेंटीमीटर से कम। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो यहाँ पर आते आते 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। जिसके कारण यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे, तीसरा यहाँ पे हमने मैप में देखा था, ये नर्मदा घाटी का जो दक्षिणी क्षेत्र है, नर्मदा घाटी का दक्षिणी क्षेत्र, ये वाला हम देखेंगे है ना। नर्मदा घाटी का दक्षिणी क्षेत्र, ये शिवपुरी मुरैना, ये रीवा पन्ना, या हम कहें विंध्यन कैमूर का क्षेत्र है ना। इसके बाद यहाँ पर हमने मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र देखा था। आगे यहाँ पे हमने नर्मदा का दक्षिणी भाग देखेंगे। नर्मदा का दक्षिणी भाग सतपुड़ा मैकल क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। क्षेत्र राज्य के पूर्वी सीमा से लेकर, ये क्षेत्र जो है राज्य के पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक फैला है, अर्थात इधर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक फैला है, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक फैला है नर्मदा घाटी का दक्षिणी भाग। आगे जिसमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार शामिल है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्षेत्र में होशंगाबाद बोरी घाटी क्षेत्र आता है जहां पर सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार शामिल है। क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्षेत्र में होशंगाबाद का बोरी घाटी क्षेत्र आता है जहां पर सर्वाधिक सागवान पाए जाते हैं। होशंगाबाद का जो पचमढ़ी क्षेत्र है वहां पर तो 220 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। इसके बाद आगे प्रजाति के आधार पर वन, तीसरे नंबर पर हमने जो पढ़ा था, पहले पढ़ा था भौगोलिक आधार पर, दूसरा पढ़ा था क्षेत्र के आधार पर। इस क्षेत्र के आधार पर तीसरा है कि प्रजाति के आधार पर वन। सागौन, सबसे पहले प्रजाति में मुख्य जो वृक्ष है सागौन पढ़ेंगे। यह वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित है ना। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत ये आता है। कहाँ, अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 19.36% है। कितना है, 19.36%। इसके बाद आगे चलें। साल वृक्ष का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश अर्थात बघेलखंड का पठार का है। साल वृक्ष का जो क्षेत्र है पूर्वी मध्य प्रदेश है अर्थात बघेलखंड के पठार पर है। यह अत्यधिक सघन वन क्षेत्र होता है। कैसा होता है, अत्यधिक सघन, यानी बहुत पास वन पाए जाते हैं, बहुत पास ये इसके वन पाए जाते हैं। साल वृक्ष उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये प्रश्न आ सकता है कि जो साल वृक्ष है वो किस प्रकार के वन में आता है, तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे मिश्रित पर्णपाती वन। कैसे, मिश्रित पर्णपाती वन, यह वन मुख्य रूप से बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। मिश्रित पर्णपाती वन, यह वन मुख्य रूप से बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। कुल वन क्षेत्र का 76.49%, यानी सबसे ज्यादा मिश्रित वन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा मिश्रित वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण।
वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में संरक्षित वन है। यह वन कुल 32.8% भाग पर है। कितना? कुल वनों का 32.8% है संरक्षित वन। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने एवं पशु चराने की अनुमति नहीं होती है ना। लकड़ी काटने एवं पशु चराने की अनुमति नहीं होती है। यद्यपि लाइसेंस के तहत इनमें लकड़ी कटाई होती है। यद्यपि लाइसेंस के तहत इनमें लकड़ी की कटाई की जा सकती है, जो संरक्षित वन होते हैं, है ना, संरक्षित वनों में। इसके बाद आरक्षित वन ये कुल 65.70% भाग पर पाए जाते हैं। कितने में? 65.70% भाग पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन में भी लकड़ी काटना एवं पशु चराई पर प्रतिबंध होता है, परंतु कुछ नियमों का पालन करते हुए लकड़ी की कटाई एवं घास की कटाई की जा सकती है इस प्रकार के वनों में। आगे अवर्गीकृत वन, इसी में तीसरा भाग संरक्षित, आरक्षित एवं अवर्गीकृत। इस प्रकार के वन बेहद कम मात्रा में 1.8% है ना, उपलब्ध है। इस प्रकार के वनों में पशु चराई एवं लकड़ी कटाई की जा सकती है। शासन का इन पर किसी प्रकार को कोई प्रतिबंध नहीं होता है ना। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से इनका शासन का वो नियंत्रण होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है अवर्गीकृत वनों पर। इसके बाद वन विभाग के आधार पर वन, 5वें नंबर का और सबसे अंतिम जो है वन विभाग के आधार पर वन। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे राजकीय वन। इस प्रकार के वनों में वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, नर्सरी तथा ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति का गठन कर सुरक्षा एवं वृक्षारोपण को बढ़ाया जाता है। यह वन पूर्णतः शासकीय नियंत्रण में होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णतः शासकीय नियंत्रण में इस प्रकार के वन होते हैं। जो राजकीय वन होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन समिति, वन सुरक्षा समिति आदि का गठन करके वन क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद निगम निकाय वन। इस प्रकार के वन स्थानीय नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के नियंत्रण में रहता है। कहाँ? स्थानीय नगर पालिका एवं नगर परिषदों के नियंत्रण में रहता है। निजी वन क्या होते हैं? इस प्रकार के वनों का पर किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने वनों को लगाता है, जो व्यक्ति पेड़ पौधे लगाता है, उस पर उसका अधिकार होता है। उन वनों को निजी वन कहा जाता है। वो इन वनों को अपने हिसाब से काट सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगा भी सकता है। ये है निजी वन। आगे कुछ फैक्ट हैं। पहला फैक्ट है कि सामाजिक वन की योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? तो 1976 में। कब प्रारंभ हुई? 1976 में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। ये पॉइंट याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। आगे देखें, सागौन का बॉटनिकल नाम टेक्टेनोग्रेंडाई है। क्या है? टेक्टेनोग्रेंडाई है। साल का बॉटनिकल नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या है? सोरिया रोबस्टा है। बांस का वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलेमस। क्या है? डेंड्रोकैलेमस है ना। बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं जल्द ही आपको भाग 9 मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के भाग 9 में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।